हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बूमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का, और आज का हमारा एजेंडा है फेज़ री इंजीनियरिंग मॉडल। अदर मॉडल्स में से फेज़ री इंजीनियरिंग मॉडल। इससे पहले हमने देखा था कि स्कोर आरएम री इंजीनियरिंग मॉडल क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि उसमें हमारे पास फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट थे हमारे पास: फंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोजिटरी, डेटाबेस एंड मेट्रिकेशन। ये कुछ उसकी डायग्राम थी, और हमने देखा था कि इसके अंदर किस तरीके से री इंजीनियरिंग परफॉर्म की जाती है। सिमिलरली इसमें हमने फिर देखा था कि इंटरफेसिंग और इंटरफेस नोमेनक्लेचर क्या होता है, कि n लेयर, n+1 लेयर, n-1 लेयर। मोरओवर इससे पहले हमने देखे थे अपनी एवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एंड आइट्रेटिव अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। सो आज का हमारा एजेंडा है बेसिकली फेज़ री इंजीनियरिंग मॉडल। ये फेज़ री इंजीनियरिंग मॉडल और स्कोर आरएम मॉडल, ये दोनों जो हमारे सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के प्रोसेस मॉडल्स हैं, उनके साथ इंटीग्रेट होके एज अ प्रोसेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फॉलो किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस फेज़ री इंजीनियरिंग मॉडल इज़ बेसिकली ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय बार्नी एंड गुस्टैफसन। जिस तरह बताया हुआ है कि ये किन्होंने प्रपोज़ किया था। द मॉडल कंप्राइजेज ऑफ 5 फेजेस। इस मॉडल में 5 फेजेस होते हैं। नंबर 1 एनालिसिस एंड प्लानिंग। किसी काम को भी करने से पहले आप एनालिसिस एंड प्लानिंग करते हैं। नंबर 2 रेनोवेशन, जो कि कोर री इंजीनियरिंग होगी। नंबर 3 टारगेट सिस्टम टेस्टिंग, जो कि आपने सिस्टम बनाया है उसकी टेस्टिंग होगी। एंड रीडॉक्यूमेंटेशन। जी, तो जिस तरह हमने देखा इससे पहले आरएम जो स्कोर जो हमारा री इंजीनियरिंग मॉडल था वो भी, और हमारा फेज़ री इंजीनियरिंग मॉडल भी, दोनों में डॉक्यूमेंटेशन बहुत अहम है। तो इसमें भी रीडॉक्यूमेंटेशन है। एंड द लास्ट फेज इज़ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड सिस्टम ट्रांजिशन, कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करवाना सिस्टम, क्लाइंट को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्लाइंट के मुताबिक सिस्टम बना ही नहीं बना, एंड फिर लिगेसी सिस्टम के साथ इस री इंजीनियर्ड सिस्टम की सिस्टम ट्रांजिशन। सो दीज आर द 5 फेजेस: एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेनोवेशन, टारगेट सिस्टम टेस्टिंग, रीडॉक्यूमेंटेशन, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड सिस्टम ट्रांजिशन। ये इसकी एक डायग्राम है। इसमें ये जो रेक्टेंगुलर इसके ब्लॉक्स हैं, ये इसके मेन फेजेस होते हैं, और ये बता रहे हैं कि ये डाटा कौन से फेज़ से निकल के किस फेज़ का इनपुट है, और किस फेज़ का आउटपुट नेक्स्ट फेज़ का या सब्सिक्वेंट फेज़ का इनपुट है। सिमिलरली अ मेजर प्रोसेस एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंटेड बाय ईच फेज़. Tasks represent a phase's activities and tasks can be further decomposed to reveal the detailed methodologies. ये मेन जो हमारे 5 इसके पार्ट्स हैं, ये मेन इसके टास्क हैं। इनके अंदर सब टास्क और इनके अंदर मज़ीद सब डिवीज़न हो सकती है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्शन में समझाया हुआ है पूरा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल री डॉक्यूमेंटेशन है, ये डी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, री डॉक्यूमेंटेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स और एग्जिस्टिंग जो लिगेसी सिस्टम है उसकी डॉक्यूमेंटेशन री डॉक्यूमेंटेशन वाले फेज़ में जाएगी, और इसका आउटपुट होगा टारगेट सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन। सिमिलरली एनालिसिस एंड प्लानिंग में भी ये यूज़ होगी डॉक्यूमेंटेशन, और एडिशनली एग्जिस्टिंग सिस्टम लिगेसी सिस्टम के टेस्ट प्लान्स, लिगेसी सिस्टम का सोर्स कोड, हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट डेटाबेस मतलब करंट लिगेसी सिस्टम का डेटाबेस, करंट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, वो सब चीज़ें भी इनपुट जाएंगी एनालिसिस एंड प्लानिंग में, जिसका आउटपुट प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन री डॉक्यूमेंटेशन में भी जाएगा, और ये आपके पास रेनोवेशन में भी यूज़ होगा फॉर द सोर्स कोड। रेनोवेशन में अगेन जो कुछ चेंजेस हमने किए हैं वो डॉक्यूमेंट करने के लिए उसका आउटपुट रीडॉक्यूमेंटेशन में भी जाएगा, एंड देन एनालिसिस एंड प्लानिंग में से ही एक आउटपुट इनिशियल टेस्ट प्लान बन की सूरत में टारगेट सिस्टम टेस्टिंग में जाएगा, एंड रेनोवेशन से सोर्स कोड भी आपके पास टारगेट सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आ रहा होगा, जिसका आउटपुट क्या होगा, टारगेट सिस्टम टेस्ट प्लान, और दूसरा आउटपुट क्या होगा, टेस्टेड सिस्टम। तो ये 2 टारगेट सिस्टम टेस्टिंग मॉड्यूल के आउटकम्स हो सकते हैं। सिमिलरली एनालिसिस एंड प्लानिंग से ही एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान एंड इनिशियल ट्रांजिशन प्लान भी डेवलप होकर निकलेगा, जो कि लास्ट फेज़ ऑफ द मॉडल एक्सेप्टेंस एंड सिस्टम ट्रांजिशन में इनपुट होगा, एंड देन इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा,
फुली फ्लैश्ड एक्सेप्टेबल टारगेट सिस्टम सोर्स कोड जो कि डिप्लॉय भी होगा और जिसकी जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी बनेगा ऊपर जाके। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आनी चाहिए एटलीस्ट। लेबलिंग नहीं सही लेकिन इसके मेन फेजेस और एरोज़ वाली चीज़ ये आनी चाहिए, ये एग्ज़ाम में आ सकती है अगर आपको पढ़ाई गई है तो। सिमिलरली एनालिसिस एंड प्लानिंग फेज देखते हैं। कह रहे हैं एनालिसिस एड्रेसेस 3 टेक्निकल एंड 1 इकोनॉमिक इशू। एनालिसिस फेज़ में आप 3 टेक्निकल एंड 1 इकोनॉमिक इशू देखते हैं। पहला टेक्निकल इशू क्या है? कंसर्न द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम टू बी री इंजीनियर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रॉपर्टीज़। जिस तरीके से हमें पता है री इंजीनियरिंग में क्या है, री इंजीनियरिंग में आप सिस्टम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट टेक्निकल इशू क्या है कि आपने सिस्टम की प्रेजेंट लेगेसी सिस्टम को समझना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह काम कर रहा है, क्या बिहेवियर है, इसको समझना है सही से। सेकंड टेक्निकल इशू क्या है एनालिसिस एंड प्लानिंग में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड फॉर द सिस्टम टू बी री इंजीनियर्ड। कि भाई स्टडी कर रहे हैं आप लेगेसी सिस्टम को, अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई हकीकी मायनों में नीड है भी, ज़रूरत है भी नए सिस्टम की, इस सिस्टम को री इंजीनियर करने की ज़रूरत है भी या नहीं है, ठीक है, और किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। The second technical issue concerns the identification of the need for the system to be re-engineered। कि क्या ये वाकई सिस्टम हमें ज़रूरत है इस सिस्टम को री इंजीनियर करने की, ये पॉसिबल है या नहीं है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये वाली चीज़ है। जो हमारा थर्ड टेक्निकल इशू है, थर्ड टेक्निकल इशू कंसर्न्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू सिस्टम टू बी प्रोड्यूस्ड। थर्ड कंसर्न हमारा क्या है कि अब जो हम सिस्टम री इंजीनियर करेंगे उसके क्या फ़ीचर्स, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या खुसूसियात होंगी जो कि डिफरेंट होंगी हमारे, जो कि मुख्तलिफ होंगी हमारे करंट लेगेसी सिस्टम से। तो ये 3 कौन से इश्यूज़ थे टेक्निकल? नंबर 1, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम टू बी री इंजीनियर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रॉपर्टीज़। करंट सिस्टम को समझना कि वो कैसा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 2, टेक्निकल इशू क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड फॉर द सिस्टम टू बी री इंजीनियर्ड। ज़रूरत का अंदाज़ा लगाना कि क्या वाकई ज़रूरत है और किस हद तक ज़रूरत है और ये पॉसिबल है भी या नहीं है इसी सिस्टम को री इंजीनियर करना। थर्ड टेक्निकल इशू कि री इंजीनियर्ड सिस्टम जो हमारा होगा उसके क्या फ़ीचर्स, फंक्शनैलिटी और क्या चीज़ें डिफरेंट होंगी इस सिस्टम से जो मौजूदा सिस्टम हमारे पास लेगेसी मौजूद है। तो ये 3 क्या थे आपके पास टेक्निकल। अब 1 इकोनॉमिक इशू क्या है? जाहिर सी बात है भाई, पैसा लगता है हर चीज़ में। द इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक इशू कंसर्न्स कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। इसमें हम देखते हैं कि हमारी री इंजीनियरिंग में इस प्रेजेंट लेगेसी सिस्टम की क्या कॉस्ट आएगी और इसका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ROI किस हद तक बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, क्या होगा। सही है। तो प्लानिंग के अंदर हमारे एनालिसिस एंड प्लानिंग, एनालिसिस में हमारे पास ये चीज़ें थी, 3 टेक्निकल एंड 1 इकोनॉमिक इशू, ठीक है। अब प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द वर्क, आइडेंटिफाइंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, आइडेंटिफाइंग टास्क्स एंड माइलस्टोन्स, एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड एफर्ट एंड प्रिपेयरिंग अ स्केड्यूल। तो प्लानिंग में क्या करना होता है? हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि किस हद तक री इंजीनियरिंग करनी है, क्या क्या रिसोर्सेज, टूल्स, टेक्निक्स यूज़ होंगी री इंजीनियरिंग करने में, और डिलीवरेबल्स क्या बनेंगे री इंजीनियरिंग टास्क के छोटे छोटे, और कितना टाइम लगेगा, कितनी एफ़र्ट लगेगी, कितनी रिसोर्सेज लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, और उसका स्केड्यूल क्या होगा, उसका शेड्यूल क्या होगा। सही है। तो एनालिसिस कंसर्न्स 3 टेक्निकल एंड 1 इकोनॉमिक इशू, जबकि प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिमिलरली टास्क एंड एनालिसिस फेज़ की ये कुछ छोटे छोटे टास्क हैं जिसका डिस्क्रिप्शन है। ये दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इम्प्लीमेंटेशन, मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एनालाइज एनवायरनमेंट, कलेक्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से मुराद इनके डॉक्यूमेंट्स, टेस्ट प्लान्स और हिस्ट्री ऑफ मेंटेनेंस है जो पुराने लेगेसी सिस्टम की है। एनालाइज इम्प्लीमेंटेशन, सोर्स कोड को जानना। डिफ़ाइन अप्रोच, री इंजीनियर करने की क्या अप्रोच यूज़ करनी है। डिफ़ाइन प्रोजेक्ट प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स, न्यू स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स क्या होंगे। आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, डिटरमिन व्हाट रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी यूज्ड, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करनी है। रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली ह्यूमंस ही होती है। टूल्स कौन से यूज़ होने हैं। डाटा कन्वर्जन प्लानिंग, डाटा को किस तरीके से आपने माइग्रेट करवाना है, ये भी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। टेस्ट प्लानिंग, टेस्टिंग की प्लानिंग करना, टेस्ट केसेस डिफ़ाइन करना, बनाना में चेंज करना पुराने टेस्ट केसेस। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया,
क्लाइंट का ये क्लाइंट का क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, क्लाइंट ने क्या बताया कि मैं किन चीज़ें होंगी तो मैं एक्सेप्ट करूँगा सिस्टम को, वो डिफ़ाइन करना क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करके। डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग के डॉक्यूमेंटेशन किस तरह मेंटेन होगी, कौन करेगा। प्लानिंग सिस्टम ट्रांजिशन, यस, लिगेसी सिस्टम को फेज़ आउट करके नया सिस्टम किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, क्या सारे सिस्टम्स के ऊपर एक साथ नया प्रोग्राम डल जाएगा या फ़ेज़ वाइज मरहला वार नया सिस्टम आएगा और पुराना सिस्टम फ़ेज़ आउट होगा, किस तरह से होगा। एस्टीमेशन एफ़र्ट की, कॉस्ट की, ड्यूरेशन की, लोगों की। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हेड कौन होगा, सब असिस्टेंट कौन होगा, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। और शेड्यूलिंग में ज़ाहिर है फिर पूरी शेड्यूलिंग आ जाएगी आपकी, ठीक है। रेनोवेशन इज़ दी कोर री इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपने कोर काम करना है री इंजीनियरिंग का। एन ऑपरेशनल सिस्टम इज़ मॉडिफाइड इनटू टारगेट सिस्टम इन रेनोवेशन फेज़, यही मेन री इंजीनियरिंग वाला काम है। तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं दैट आर कंसीडर्ड इन दिस फेज़। जो दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हम कंसीडर करेंगे रेनोवेशन में, वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम से मेनली मकसद होता है सोर्स कोड, बट उसमें तमाम सिस्टम से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, डिज़ाइन मॉडल, SRS, SDS और तमाम सिस्टम की किसी ना किसी तरह की कोई भी रिप्रेजेंटेशन है ना सेकेंडरी, तो वो सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम में आ जाती है, जो कि अब अपडेट होगी। कोर सोर्स कोड होता है लिगेसी सिस्टम का, और सेकेंडरी प्राइमरी सोर्स कोड होता है, और सेकेंडरी तमाम सिस्टम की किसी ना किसी फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन जो कि अब रिनोवेशन के दौरान अपडेट होगी। सेकेंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल डेटा। अच्छा, होता क्या है, लिगेसी सिस्टम्स जो डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं और उनमें जो डेटाबेस इम्प्लीमेंट हुआ होता है, जाहिर सी बात है लिगेसी सिस्टम्स के साथ साथ वो डेटाबेस भी पुराना हो जाता है। तो अब ज़ाहिर है जब आप डेटा को एक पुराने लेगेसी सिस्टम से चेंज करके नए लेगेसी सिस्टम के ऊपर लेके आएंगे, तो उसमें आपको डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी चेंज करना होगा। हो सकता है कुछ डेटा टाइप्स पहले ना होती हों, अब होती हों, तो आपने वो कन्वर्जन भी करवाना होगा और उसके हिसाब से डेटा को चेंज भी करना होगा। तो मैं यही कह रहा था कि हमारे पास बेसिकली डेटा भी चेंज होता है। ज़ाहिर है जो लेगेसी सिस्टम है उसके जो डेटाबेस है वो पुराना होगा, हो सकता है उसमें डेटा का स्ट्रक्चर चेंज हो या डेटा का फॉर्मेट चेंज हो। अब जो हमारे पास करंट डेटाबेसेस हैं, जो कि हमारे न्यू रीइंजीनियर्ड सिस्टम में डेटाबेस इम्प्लीमेंट होगा, उसके अंदर हमारे पास या तो नया डाटा मज़ीद हम डाल रहे हो रीइंजीनियर्ड सिस्टम में, या पुराने डाटा में अब हमारे पास उसकी डेटा टाइप्स नई आ गई हों, उसमें इंटेग्रिटी चेक्स नए आ गए हों हमारे पास। तो ये जो हमारे पुराने डाटा के अंदर चेंजेस करेंगे टू मेक इट कंपैटिबल विद द न्यू डाटाबेस, ये हमारे पास क्या आएगी, डाटा री इंजीनियरिंग आएगी। ये हमारे पास डाटा री इंजीनियरिंग कहलाएगी। इट रेफर्स टू द डेटाबेस एंड और डेटा फाइल्स यूज्ड बाय द सिस्टम ऑफ एन एक्सटर्नल डेटा आर री इंजीनियर्ड एंड इट इज़ नोन एज डाटा री इंजीनियरिंग। ठीक है, तो रेनोवेशन फेज़ में जो दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ अ सिस्टम, कौन कौन से होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल डेटा। अब ये डिपेंड करता है कि जो आपका लिगेसी सिस्टम है ये बहुत सारी तरीके से रेनोवेट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या गोल्स थे, कौन सी अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से आपने री इंजीनियरिंग शुरू की है। तो ये सब मैटर करता है रेनोवेशन के अंदर। और इसी तरीके से हमने टेबल 4.1 जो कि हमारा टेबल था, हमारा ये वाला टेबल था, इसमें हमने यही देखा था कि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल से शुरू कर रहे हैं तो टाइप ऑफ चेंज रीकोड होगी। अब उस रीकोड में आप रीराइट, रिवर्क और रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन लेवल से शुरू कर रहे हैं तो बेस्ट हमारी टाइप ऑफ चेंज क्या होगी, रीडिज़ाइन, जिसमें आप रीराइट, रिवर्क और रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आप उससे रिलेट करेंगे कि आपने रेनोवेशन में कहाँ से रेनोवेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका टाइप ऑफ चेंज और उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी यूज़ होगी। कमिंग बैक टू दी ओरिजिनल स्लाइड, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक रेनोवेशन की एग्ज़ाम्पल दी हुई है
कि अ प्रोजेक्ट इन विच द ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिकोड द सिस्टम फ्रॉम फोर्ट्रैन टू सी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सिस्टम को रिकोड करना है फोर्ट्रैन से सी में। तो अब 3 पॉसिबल रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं। पहली क्या क्या कि सिंपल सोर्स कोड टू सोर्स कोड ट्रांसलेशन कर दें, सही है। प्रोग्राम माइग्रेशन इज़ यूज्ड कि डायरेक्ट कोड को एक लाइन फोर्ट्रैन की कोड की पढ़ें उसको सी में लिखें, एक लाइन फोर्ट्रैन की नेक्स्ट लाइन पढ़ें उसको सी में लिखें, बारी बारी लाइन बाय लाइन फोर्ट्रैन के कोड को सी में ट्रांसलेट कर दें। सेकंड अप्रोच हो सकती है कि हम एक हाई लेवल डिज़ाइन बनाएं पहले, सही है, फोर्ट्रैन वाले कोड का, उसके बाद उस डिज़ाइन को री इम्प्लीमेंट करें, री कोड करें प्रॉपरली चेंजेस करके या सेट करके सी में। थर्ड अप्रोच हो सकती है कि हम कंपाइलेशन और डी कंपाइलेशन करके उसको इम्प्लीमेंट करें सी के अंदर, ठीक है। और इसकी डायग्राम भी नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है। ये क्या आपने क्या किया, सोर्स कोड है, सोर्स कोड को आपके पास कंपाइल्ड फॉर्म में है, आपने उसको डी कंपाइल किया और फिर आपने उसके अंदर चेंजेस इम्प्लीमेंट किए डी कंपाइल करके। अगर आपके पास लेगेसी सिस्टम का सोर्स कोड मौजूद नहीं है तो ये वाली अप्रोच होगी। या तो डायरेक्ट कोड टू कोड मैपिंग कर दी, एग्जिस्टिंग सिस्टम रिकोड टारगेट सिस्टम सोर्स कोड। या तो डिज़ाइन लेवल पे आपने काम किया कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग की, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल ऑल्ट्रेशन की है, फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की। तो अगर आप डिज़ाइन लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये मोर एब्स्ट्रैक्ट है। कोड लेवल पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट सोर्स कोड टू सोर्स कोड है। और बिल्कुल अगर एक्जी पे काम कर रहे हैं और उसको कंपाइल्ड एक्जी को डीकम्पाइल कर रहे हैं तो वो आप ऑब्जेक्ट कोड पे काम कर रहे हैं, जो कि सबसे लेस एब्स्ट्रैक्ट है। सो यू गो फ्रॉम लेस एब्स्ट्रैक्ट टू मोर एब्स्ट्रैक्ट। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। टारगेट सिस्टम टेस्टिंग। टारगेट सिस्टम टेस्टिंग में मेन मकसद जिस तरह टेस्टिंग में होता है कि फॉल्ट्स डिटेक्ट करने होते हैं टारगेट सिस्टम में, ठीक है। अब ये फॉल्ट्स ड्यूरिंग री इंजीनियरिंग भी आ सकते हैं, ये फॉल्ट्स लेगेसी सिस्टम में ओरिजिनली भी विद एवोल्यूशन एंड चेंजेस ऑफ द सिस्टम उसमें भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इन फॉल्ट्स डिटेक्शन को किस तरह से, ये फॉल्ट डिटेक्शन किस तरह से अप्लाई होगी और किस तरह परफॉर्म होगी कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन से टारगेट सिस्टम जो आपके पास टेस्टिंग एंड टारगेट सिस्टम टेस्टिंग में आपने एक टेस्ट प्लान बनाया था, तो उस टेस्ट प्लान को फॉलो करते हुए आप फॉल्ट्स को डिटेक्ट करेंगे और उन फॉल्ट्स को ठीक करने के लिए आप उसको काम करेंगे। सिमिलरली कमिंग बैक फॉर एग्जांपल अप्लाई द एग्जिस्टिंग सिस्टम लेवल टेस्ट केसेस टू बोथ द एग्जिस्टिंग एंड न्यू सिस्टम। हाँ, अब आप क्या करेंगे इंश्योर करने के लिए कि जो लेगेसी सिस्टम की पुरानी फंक्शनैलिटीज़ थी, ज़ाहिर है वो फंक्शनैलिटीज़ तो चाहिए ना, तो उन फंक्शनैलिटीज़ को आप कैसे टेस्ट करेंगे कि वही पुराने टेस्ट केसेस आप नए सिस्टम पे भी चलाएंगे, साइमल्टेनियसली बराबर वही टेस्ट केसेस नए री इंजीनियर्ड सिस्टम पे भी चलाएंगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि सेम रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है नया सिस्टम पुरानी वाली फंक्शनैलिटीज़ तो एग्जैक्टली सही आउटपुट दे रहा है, सही है। तो यही बताया हुआ है कि इसमें कि आइडेंटिकल रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ रिक्वायरमेंट्स तो ज़ाहिर है सेम रहेंगी, तो उनके रिज़ल्ट्स भी पुराने और नए सिस्टम में सेम आने चाहिए। सिमिलरली रीडॉक्यूमेंटेशन, इस फेज़ में डॉक्यूमेंटेशन राइट की जाती हैं या अपडेट की जाती हैं या रिप्लेस की जाती हैं टू रिफ्लेक्ट द न्यू री इंजीनियर्ड सिस्टम। डॉक्यूमेंट्स आर रिवाइज अकॉर्डिंग टू रीडॉक्यूमेंटेशन प्लान। जिस तरह से एक रीडॉक्यूमेंटेशन प्लान बनाया था उसके तहत ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन चेंज होगी। द टू मेजर टास्क विद इन दिस फेज़ आर एनालाइज न्यू सोर्स कोड एंड क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। ज़ाहिर सी बातें देखें, सोर्स कोड भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है, ठीक है। तो द टू मेन टास्क, जो मेजर टास्क होंगे रीडॉक्यूमेंटेशन में, वो क्या होंगे? एनालाइज द न्यू सोर्स कोड, नया सोर्स कोड एनालाइज करें और क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन बनाएं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिवीजन रिक्वायर करेंगे वो क्या होंगे? SRS पुराना वाला, SDS पुराना वाला। हाँ, ये एक नई चीज़ होगी कि रिपोर्ट होगी जिसमें आप चेंजेस जो आपने किए हैं और असम्पशंस जो किए हैं नए सिस्टम को रीइंजीनियर करते हुए वो लिखेंगे। यूज़र एंड रेफरेंस मैनुअल्स, ज़ाहिर है नया सिस्टम है तो नए सिरे से रेफरेंस मैनुअल्स, यूज़र मैनुअल्स बनेंगे। ऑनलाइन हेल्प उसकी आप इनिशिएट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक ख़ास एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा डिस्क्राइबिंग द डिफरेंसेस, जो कि फ़र्क बताएगा पुराने और नए सिस्टम में, सही है। तो ये दो चीज़ें बड़ी अहम है कि क्या फ़र्क है पुराने और नए सिस्टम में, और जो डिसीजंस आपने इस सिस्टम को रीइंजीनियर करते हुए लिए हैं वो क्या थे और किन वजूहात की बिना पे लिए थे, ठीक है। तो मेजर टास्क क्या है रीडॉक्यूमेंटेशन में? एनालाइज द सोर्स कोड एंड क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन।
एक्सेप्टेंस एंड सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस एंड सिस्टम ट्रांजिशन। आखिरी फ़ेज़ क्या होगा कि सिस्टम को चलाना है और चला के यूज़र को दिखाना है। यूज़र कहेगा हाँ भाई मुझे समझ आ रहा है और बिल्कुल सेट है, मैंने जो इस्टेब्लिश्ड चीज़ें मैंने कही थी एक्सेप्टेंस के लिए, उनको क्राइटेरिया को मेरे पूरा कर रहा है, फ़र्स्ट क्लास है। ठीक है, अब ये अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग आ जाती है। या तो आप क्लाइंट की इन्वायरमेंट में करेंगे या तो आप अपनी इन्वायरमेंट में करेंगे या दोनों जगह करेंगे। और ये तमाम जो एक्सेप्टेंस टेस्ट के क्राइटेरिया थे, एक्सेप्टेंस के क्राइटेरिया थे, अगर तो वो सिस्टम पास करता है तमाम टेस्ट तो सही है, अगर नहीं करता तो फिर वो एक दोबारा से क्या होगा, फिक्सेशन का एक फिक्सिंग का आपका साइकिल चलेगा जो उन फॉल्ट्स को टारगेट सिस्टम से दूर करेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ फॉल्ट्स जो आपको नज़र आते हैं वो इतने सीवियर नहीं होते, क्योंकि बग्स और फॉल्ट्स वगैरह की भी एक सीवियरिटी लेवल होता है। तो अगर वो इतने सीवियर नहीं होते तो आप कहते हैं यार चलो हम अभी डिप्लॉय कर देते हैं, डिप्लॉयमेंट के बाद हम इसके अंदर जो ये मिसलिनियस किस्म के छोटे छोटे बग्स हैं या फॉल्ट्स हैं वो दूर कर देंगे। तो यही बात की हुई है यहाँ पे भी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्ट्स द री-इंजीनियर सिस्टम इज़ मेड ऑपरेशनल, चला दिया जाता है, एंड द ओल्ड सिस्टम इज़ पुट आउट ऑफ सर्विस, और पुराना लिगेसी सिस्टम सर्विस से या तो एकदम हटा दिया जाता है या फेज़ वाइज उसको क्या होता है हटाना स्टार्ट कर दिया जाता है। सिस्टम ट्रांजिशन इज़ गाइडेड बाय द प्रायर डेवलप्ड ट्रांजिशन प्लान, और ये प्रॉपर एक ट्रांजिशन प्लान भी बनता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड सिस्टम ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन प्लान भी बनता है कि किस तरीके से पुराने सिस्टम को हटाया जाएगा और नए सिस्टम को यूज़र की साइड के ऊपर, क्लाइंट की साइड के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर चीज़ें क्लियर ना हों तो कमेंट कीजिएगा, कोई चीज़ ना समझ आए जब भी कमेंट कीजिएगा। स्लाइड्स इंशाल्लाह मैं इनका लिंक शेयर कर दूंगा। और एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या देखा। फेज़ री इंजीनियरिंग मॉडल देखा। इस मॉडल के 5 फेजेस थे: एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेनोवेशन, टारगेट सिस्टम टेस्टिंग, रीडॉक्यूमेंटेशन, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड सिस्टम ट्रांजिशन। ये इसकी डायग्राम थी जो कि एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। एनालिसिस एंड प्लानिंग में 3 टेक्निकल, एनालिसिस में 3 टेक्निकल एंड 1 इकनॉमिक इशू था, और प्लानिंग के अंदर ये तमाम प्लानिंग जो होती है रिक्वायरमेंट्स री इंजीनियरिंग की, ये चीज़ थी। सिमिलरली ये टास्क एनालिसिस एंड प्लानिंग के छोटे मोटे टास्क्स हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। रेनोवेशन आपने 2 एस्पेक्ट्स में करनी होती है: रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल डेटा, जिसको आप डाटा री इंजीनियरिंग कहते हैं, और मशीन लर्निंग में इसको डाटा क्लीनिंग भी कहा जाता है। एमएल के अंदर डाटा क्लीनिंग भी कहा जाता है एक तरीके से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल डेटा, रेनोवेशन के अंदर आप इन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम को कंसीडर करते हैं। सिमिलरली रेनोवेशन की एग्जांपल हमने देखा कि रेनोवेशन कोड टू कोड भी हो सकती है, डिज़ाइन लेवल के ऊपर भी हो सकती है, और अगर सिर्फ एक्जी है तो एक्जी की कंपाइलेशन और डीकंपाइलेशन से भी हो सकती है। फिर हमने टारगेट सिस्टम को टेस्ट करना था। ज़ाहिर है री इंजीनियर करके सिस्टम तो बना लिया, लेकिन ये प्रॉपर जब तक टेस्ट नहीं होगा, क्यूए वाले टेस्ट नहीं करेंगे इसको, तो काम कैसे चलेगा। इसीलिए उसके बाद रीडॉक्यूमेंटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनालाइज 2 मेजर टास्क विद इन दिस फेज़। 2 मेजर टास्क क्या थे कि एनालाइज करना है सोर्स कोड एंड उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिविजन्स होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स नए बनेंगे मज़ीद। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है एंड सिस्टम ट्रांजिशन होती है, मतलब क्लाइंट की साइट के ऊपर डिप्लॉयमेंट होती है सिस्टम की, जो कि एक सेट करदा ट्रांजिशन प्लान के तहत होगी। सो उम्मीद करता हूँ ये फेज़ री इंजीनियरिंग मॉडल आप सबको समझ आया होगा। एंड अगर कोई क्वेश्चन या सवाल है तो वो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मुझे फ़ीडबैक आया था कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो मैंने कोशिश की है कि मेरी आवाज़ क्लियर हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन दबा दें ताकि आप सबको न्यू वीडियोस का भी पता चले, एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिए वीडियोस को। सो थैंक यू, एंड अपना ख्याल रखिएगा, और अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।